तो इसी खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर अंशुमान कुमार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुकर गुप्ता, पूर्व IAS, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस हिसाब से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये कहना सही होगा कि जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना, उसको रोकने का क्या उपाय माना जाए? अंशुमन जी। देखिए, जो कोरोना बढ़ रहा है, अभी वेरिएंट्स आते रहेंगे। ओमिक्रॉन के बाद काफी हद तक ये क्लैरिटी आ गई है स्वास्थ्य नीति में जी। कि अभी कोशिश एक ही रहनी चाहिए कि कोरोना की वजह से डायरेक्ट कोविड मौत ना हो। कोरोना के इस संक्रमण को स्पाइक, जिसको हम एंडेमिक स्पाइक कहते हैं, बार बार केसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे, कम होंगे। चिंता के विषय तभी होता है हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने लगे, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं पे लोड बढ़ जाए या मौतें बढ़ने लगे, जो अभी बिल्कुल नहीं है। स्प्रेड को जहां तक रोकने की बात है, सबसे बड़ा बैरियर स्प्रेड का जो आपने किया, वैक्सीनेशन वाला काम किया, ये वैक्सीनेशन का काम हो गया। जब भी केसेज के पीक आए, एंडेमिक स्पाइक्स आए, तो सिर्फ वल्नरेबल ग्रुप, जिसको कैटेगराइज कर दिया गया है, अति बुजुर्ग और कोमॉर्बिड कंडीशन से जूझते लोग, इनको बचाना है कि अगर खुदा न खास्ते मौत हुई तो इनमें हो सकती है, अन्यथा नहीं हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा अभी उससे घबराने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। मधुकर जी, ये जो प्रिपरेशन है आपकी तरफ से, प्रिपरेशन को लेकर जानना चाहेंगे कि रिगार्डिंग रश जो लगातार बढ़ता जा रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हम देखते हैं लोग लगातार कोरोना आने के बाद भी पार्टीज कर रहे हैं, और ऐसे में तो ये त्योहारों का मौसम है, आज रामनवमी है, लोगों का तांता भी जगह जगह देखा जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? बेड अवेलेबिलिटी की बात की जाए, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात की जाए, तो क्या पुख्ता इंतजाम इसको कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं? इसको अभी तो एहतियात की जो स्थिति है वो बरतने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं या बंद जगह में बस से सफर करते हैं या मॉल में जाते हैं, एयर कंडीशन जो एनवायरनमेंट है उसमें जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो उसमें ज्यादा संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसमें मास्क का प्रयोग जो है वो बढ़ाना चाहिए। काफी समझदार लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में, मैंने देखा मॉल्स में काफी भारी मात्रा में मास्क का प्रयोग करते हैं स्वतः ही, तो उनकी आदत में शुमार हो गया है जी। तो उसमें उनको सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई यथासंभव आप मास्क का प्रयोग करें। विशेष तौर पे जहां त्योहारों के वक्त या अदरवाइज कोई जमावड़ा है लोगों का, तो वहां एहतियात रखें। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा और मैंने स्वयं भी अनुभव किया है कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कोई हल्का फुल्का जुकाम, खांसी ये हो जाता है जी। तो इंसिडेंस तो बड़ा है, तो उसमें लगता है मधुकर जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अंशुमन जी, जिस हिसाब से लगातार अभी आपने बताया जो चीजें बढ़ती जा रही हैं उसे कंट्रोल करने की जरूरत है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी लेने की जरूरत है, लेकिन जो वैक्सीन हमने लगवाई है इस पर सबसे बड़ा सवाल है और हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि उसका असर क्यों नहीं हो पा रहा है या असर हो रहा है। रोज नए नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि हर एक नए वेरिएंट के लिए एक अलग वैक्सीन चाहिए? बहुत बहुत देखिए, अच्छा सवाल पूछा, वैज्ञानिक सवाल है और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ, उस समय 5 स्पाइक्स आए थे और 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जब वैक्सीन बना तो आप सोच लिए लगभग 102 साल हो चुके और आज भी फ्लू शॉट के नाम से कई वैक्सीन उपलब्ध हैं। कितने लोगों को पता होगा कि स्पेनिश फ्लू का या कॉमन फ्लू जिसको कहते हैं उसका वैक्सीन आप लेते हैं? सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप, कैंसर के रोगी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रोगी में दिया जाता है। क्यों ऐसा हुआ? सेम चीज कोरोना वायरस, क्योंकि ये भी आरएनए वायरस है, कोविड के वैक्सीन में भी होगा। स्टार्टिंग में वैक्सीन आया और उसको चेन को ब्रेक करने में इसने मदद की,
लेकिन आरएनए वायरस की खास बात होती है कि बार बार स्ट्रेन चेंज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना ही इसमें वेरिएबल इम्यूनिटी के लोग मिलेगा, वेरिएबल इम्यूनिटी मतलब है कुछ लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड, कुछ लोग हाफ वैक्सीनेटेड, कुछ लोग बूस्टर डोज वाले, और कुछ, क्योंकि ग्लोब को हम ले, कई कंट्री अभी ऐसे हैं जहां वैक्सीन लगा ही नहीं है, तो स्ट्रेन का म्यूटेशन ज्यादा होगा, नए नए स्ट्रेन आएंगे, उसमें कुछ स्ट्रेन अपने में ऐसा बदलाव करेगा कि वैक्सीन को चकमा दे देगा, जिसमें आपने सुना होगा स्टेल्थ ओमिक्रॉन जैसा वायरस आ गया कि वैक्सीन होने के बाद भी, एंटीबॉडी होने के बाद भी चकमा देके इन्फेक्ट किया। तो ये आरएनए वायरस की प्रॉपर्टी है, ये एक समय तक चेन ब्रेक करने में मदद किया। अब वैक्सीनेशन का रोल बहुत सिलेक्टेड, बहुत चूजी होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सबको कोविड वैक्सीन देते रहे इंडेफिनिट टाइम तक, ये नहीं चलेगा। धीरे धीरे करते करते देखिए, अब कोरोना वायरस एक कॉमन फ्लू वायरस जो स्पेनिश फ्लू था उसी तरह बन के रह जाएगा और इसके वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होगी। ये बार बार स्ट्रेन चेंज करेगा, एक ही साल में हो सकता है 4 बार स्ट्रेन चेंज कर ले, तो कितने अपने वैक्सीन बनाते रहेंगे। लेकिन सर, इससे अगर बात की जाए तो कोरोना की कौन सी लहर मानी जाए? लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी लहर आती जा रही है, और अगर बात की जाए तो कब तक कितनी लहरें आ सकती हैं, कोई अनुमान? देखिए, दूसरी लहर तक तो बात ठीक थी। स्पेनिश फ्लू में आपको बताया 5 लहर देखिए, लहर समुद्र में जैसे लहर आती है, लहर कब कहते हैं? एक लेवल से हाइट ज्यादा हो जाए वेव लहर का, तब आप उसको लहर बोलते हैं, तो लहर नहीं बोलते हैं, सपेरे तो आते रहते हैं। सिमिलरली इसमें सेकेंड वेव तक को वेव कहना ठीक है। थर्ड वेव भी ओमिक्रॉन का वेव नहीं था। उसका रीजन ये है कि उसमें मौतें नहीं हुई, कॉमन फ्लू बन के रह गया, लेकिन क्योंकि डरे हुए थे लोग, भयभीत थे सेकेंड वेव से, इसलिए थर्ड वेव को नाम दिया। थर्ड वेव ऑफिशियली लहर डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद किसी को लहर नहीं, सिर्फ ये थपेड़े हैं। टेक्निकली उसको कहते हैं एंडेमिक स्पाइक। ये छोटे छोटे स्पाइक आएंगे, डाउन होगा, स्पाइक आएंगे, डाउन होगा, लेकिन इसको आप लहर का तगमा ना दें तो बेहतर है। उससे डरने के अलावा कोई काम नहीं होगा। जी मधुकर जी, व्हाट अबाउट 3CS? इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। 3C मीन्स की क्लोज, क्राउडेड और इन्वॉल्व क्लोज कॉन्टेक्ट। इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें जहां संभव हो वहां मास्क लगाया जाए। जैसे पहले कहते थे 6 फुट की दूरी मेंटेन की जाए, जी सब जगह तो हो नहीं पाएगी, तो वहां मास्क लगाया जाए। तो जहां 1-to-1 संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी है, उसको जहां तक संभव हो उसको कम किया जाए। अगर मान लीजिए मौत नहीं हो रही है या हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो रहा है, उसको किया जाए ना, वो भी क्यों होने दिया जाए भाई? केवल मौत इम्पोर्टेंट नहीं है, बुखार, इन्फेक्शन भी तो अहम है ना। आप दफ्तर नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, लॉस ऑफ वर्क है, लॉस ऑफ आपका रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्ट होती है, तो वो भी अहम है। जी। तो इसलिए जो क्लोज कांटेक्ट में जो भी संभव प्रयास है वो किए जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये लोगों की लाइफस्टाइल में शुमार हो जाए। तो लोग खुद ब खुद कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। मुझे कई बार हैरानी होती है, मैं प्लेन से जा रहा हूँ तो पड़ोस वाला कहते हैं कि साहब मास्क लगाने, तो अच्छा लगता है। जी। तो लोग भी जागरूक हुए हैं, और जितना हम बचेंगे, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जितना एहतियात बरतेंगे उतना। और लोगों, खुशी की बात यह है कि आमजन जो है, गांव के लोग हैं, वो भी इसके प्रति काफी जागरूक हैं। जी। एंड दे ऑल्सो टेक प्रिकॉशंस। यानी कि मधुकर जी, जिसका एक ही उपाय माना जाए कि आपको वही मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यही जो एक हमने दिया है, इसका मूल मंत्र, इसी के अनुसार हमें चलना है। ये मीडिया का देखिए, आपका बहुत रोल है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग प्रशासन में जो है, हम जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं जी। पर जो लार्जर रोल है वो सिविल सोसाइटी का है। जी बिल्कुल, आपका है। मीडिया हमारी बात, डॉक्टर साहब की बात जन जन तक पहुंचाते हैं। कोरोना की वापसी हो गई है या इसको लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लगातार इसको लेकर जो केसेस सामने आ रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं अब डर का माहौल बनता जा रहा है। इससे डरने की जरूरत है या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? इसी पर आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
उन्हीं से हम चर्चा का विषय आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अंशुमन जी, डॉक्टर अंशुमन, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पूर्व IAS मधुकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन जी, कोरोना के बाद से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, लोगों को हार्ट अटैक की जो समस्या हो रही है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ ये भी बार बार आशंका जताई जा रही है कि जो कोरोना वैक्सीन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या ये पूरी तौर पर हम इसे अफवाह माने या कहीं इसके कोई अभी साक्ष्य हैं? फिलहाल तो ये कहा गया है कि इसके अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बहुत अच्छा, मतलब मैं तो रियली थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल से इस तरह का सवाल पूछा गया है। क्लैरिटी चाहिए। देखिए, कोविड से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा है, ये सत्य है, इसका पुख्ता सबूत है, साइंटिफिक एविडेंस है जी, फुल स्टॉप, इसको मिलाए नहीं। हाँ। कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का इंसिडेंस नहीं बढ़ा है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो गया। अब सुनिए ध्यान से क्या हुआ। फर्स्ट वेव जब चालू हुआ तभी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ हैं डॉक्टर एरिक, उन्होंने ऑटोप्सी की, पोस्टमार्टम किया, देखा माइक्रो एंजियोपैथी एक कंडीशन है, मतलब पतले खून की नली में खून का क्लॉट जमना, ये समस्या पाई गई। और ये देखा गया कोविड में मौतें जो हो रही है, सैचुरेशन कम हो रहा है, लंग इंजरी की वजह माइक्रो एंजियोपैथी है। वही देखा गया हार्ट के वेसल में भी हो रहा है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा है। ये फर्स्ट वेव में भी हुआ, सेकेंड वेव में भी हुआ। तो इसका डायरेक्ट है। उसका रीजन क्या है? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, एक तरह की प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर जो हार्ट के वेसल में, नलियों में होती है, हार्ट अटैक बढ़ता है। उसको ही लेके जिस समय वैक्सीन का ड्राइव चल रहा था, कुछ ग्रुप के लोग और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप के लोगों ने अफवाह फैला दी कि कोविड से जब हार्ट अटैक हो रहा है तो कोविड वैक्सीन से भी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए स्पाइक प्रोटीन को बिल्कुल प्यूरिफाई करके और सबसे पहले एनिमल टेस्टिंग की जाती है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कराता है कि नहीं कराता है। नहीं कराता है, इसलिए कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक नहीं बढ़ता है। जी बिल्कुल, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने 2 या 3 महीनों में आ जाएंगी। एम्स को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया, इस पर रिसर्च भी चल रही है। लेकिन आपने क्लियर इतना बताया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। मधुकर जी, तो इस समस्या के लिए क्या हम ये सोचें कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी? मास्क तो जरूरी है ही, क्या लॉकडाउन करना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से क्राउड लगातार बढ़ रहा है, इसका एक ही उपाय है कि क्राउड को किसी तरह कम किया जाए। तो MNCs की बात करें या और भी जगहों की बात करें, तो क्या वर्क फ्रॉम होम करना ज्यादा सही रहेगा? क्राउड को मैनेज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? आपको मालूम है, ये सच्चाई से बढ़ के परसेप्शन अहम होती है। आप कृपया, मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये शब्दावली ना प्रयोग में लाएं कि कोरोना की वापसी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये स्पाइक्स बीच बीच में आएंगी जी, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु मुझे भी कोरोना हुआ था, मेरी वाइफ को भी हुआ। तो मेरे जो जूनियर थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, उन्होंने शुरू बैठते ही मेरे को कहा कि आप ब्लड थिनर लीजिए। आप देखिए, एक इम्प्रूवमेंट जो हमारे कोरोना हैंडलिंग में हो सकती थी कि हम लोगों को जागरूक करते कि जिसको कोरोना है पुट हिम ऑन ब्लड थिनर। और अगर वो, आप देखिए हमारे कैंपेन्स में ये इंग्रेडिएंट था ही नहीं जी, हमने लोगों को जागरूक नहीं किया। जो अगर करते तो शायद मौतें कम हो जाती जी। तो अमेरिका में इन्होंने SOP के तौर पे लोगों को ब्लड थिनर तुरंत देना चालू किया। तो इस बार कम से कम हम जागरूक करें लोगों को कि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई बीमारी है, कोरोना या कोरोना लाइक, तो कृपया ब्लड थिनर लें जी। ये विषय विशेषज्ञ बता रहे हैं और एविडेंस आ चुका है। जब दुनिया भर में एविडेंस है तो हम और क्या एविडेंस लाएंगे? एम्स वाले और एविडेंस क्या लाएंगे जी, ये प्रमाणित हो चुका है। दूसरी बात यह है कि अभी वो स्थिति है ही नहीं। हम तैयारी रखें, अब ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, जो भी है। अच्छा, बहुत सारे देशों में, जहां पे इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी,
उन्होंने लोगों को कहा कि अपने घर में रहिए। घर में जो लोग रहे वो ज्यादा, जो परसेंटेज है वो काफी हाई है जी, कि अस्पताल भी नहीं गए पर घर में स्वस्थ हो गए। तो कृपया हम भयभीत नहीं करें लोगों को कि अस्पताल में जाएं, वो सब करें जी। केवल एहतियात बरतें और सरकारी रूप में, सरकारी तौर पे जो अस्पताल हैं या विषय विशेषज्ञ हैं वो अपनी तैयारी रखें दवाइयों की, सिस्टम्स की, और अगर इसको वॉच करें। जो आंकड़े हैं जैसे आपने कहा फला जिले में इतने रोगी जो भी है जी, हम उन आंकड़ों पे अपनी नजर रखें। और जैसे कि गलती हमसे क्या हुई, मार्च 20 को देखिए, मार्च 20 में हमारे पास एविडेंस आने लगी थी, मार्च के अंत तक काफी एविडेंस आ गई थी कि काफी डेथ्स हो रही हैं जी। और अगर हम गौर करते तो जितनी डेथ्स अप्रैल या मई में हुई शायद उतनी नहीं होती। तो वी हैव टू कीप आवर आइज फोकस्ड ऑन द एविडेंस फॉर एनी आउटब्रेक। अभी आउटब्रेक वाली स्थिति नहीं है, तो आउटब्रेक अगर होती है तो उसके लिए हम तैयारी रखें और जो आंकड़े हैं उन पर निगाह रखें। जी मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डॉक्टर अंशुमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी इस पर बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।